नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स में डॉक्टर नागेंद्र पाठक आज आपकी कार्यक्रम में एक नया विषय लेकर आए हैं। वह है आर्थिक भ्रष्टाचार। जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। जिस देश या समाज में भ्रष्टाचार अधिक होता है उस देश का या उस समाज का विकास तेजी से नहीं हो पाता है। इसको बिना इस पर नियंत्रण किए या इसको दूर किए बिना हम अपने देश या समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं श्री M.K. पांडे जी, जो आर्थिक जानकार हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आर्थिक भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार यानी कि वह काम जो गलत तरीके से किया गया है व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो पांडे जी, आपका स्वागत है धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे आर्थिक भ्रष्टाचार पर। तो सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार क्या है और कितने तरह के आर्थिक भ्रष्टाचार होते हैं। इस पर जरा आप विस्तार से प्रकाश डालिए, जिससे कि हमारे दर्शक और श्रोता उसको समझ सके, सुन सके। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। पाठक साहब, आपने जो आज का मुद्दा उठाया है उसमें भ्रष्टाचार शब्द और उसके साथ आपने एक विशेषण लगा दिया है आर्थिक। इनफैक्ट यदि आर्थिक शब्द न भी लगाया जाए तो भ्रष्टाचार का कंसेक्वेंसेज आर्थिक ही होता है। यदि बिल्कुल लेमैन की भाषा में यदि हम लोग ये कहें कि भ्रष्टाचार कहेंगे किसको, तो वो सारा एक्शन या इनएक्शन जो अपने फायदे के लिए किया जाए या न किया जाए, वैसा काम जो करना था न किया जाए या जो नहीं करना था वो किया जाए, जिसमें अपना निहितार्थ हो, वो सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। और ये जो भ्रष्टाचार की जो समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या अर्थ से अपने आप जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो, तो वो अपने आप उसका कंसेक्वेंसेस जो है वो फाइनेंशियल कंसेक्वेंसेस ही है। और ये ऐसा मुद्दा है जैसे शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, हो जाए, लेकिन जैसे जिंदा रहने के लिए पूरी दुनिया में हर सजीव को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कमोबेश वैसा ही वायुमंडल में व्याप्त है, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे देश का कोई भी देश हो, लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के डाटा बताऊंगा। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि 100% कहे कि जहां पर भ्रष्टाचार का लेवल शून्य है, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसका अर्थ यही हो रहा है कि भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। और भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, ये चूंकि हर व्यक्ति, इसमें दो पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होगी, एक लाभार्थी जिसको भ्रष्टाचार का लाभ मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए था, और दूसरा उसका अक्रॉस द टेबल। तो ये हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। हर व्यक्ति, हम आप जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके भागीदार हैं। ये मैं कहने का दुस्साहस कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को हमारी ये बात अप्रिय भी लगे, लेकिन हर व्यक्ति इस बुराई का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष इसमें जुड़ा हुआ है, शायद इसका सहयोग भी कर रहा है। मैं तो थोड़ा सा लोगों से क्षमा मांगते हुए ये बात कह रहा हूं कि हम और आप, संसार का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको मतलब इसका लाभार्थी भी है, चाहे इसको आगे बढ़ने में इसके लिए मदद भी पहुंचा रहा है, ये मैं मानता हूं। ये बताइए कि भ्रष्टाचार क्यों होते हैं, किसी या समाज या देश में भ्रष्टाचार क्यों होते हैं, उसके क्या कारण हैं? सर, भ्रष्टाचार बेसिकली कहा जाए तो ये लो इथिकल वैल्यू का परिणाम है। हम जैसे कहा जाए, वेल्थ क्रिएशन कोई क्राइम नहीं है, संपत्ति बनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो संपत्ति बनाने के कानूनी वैध तरीके हैं, उस तरीके से चाहे जितने कोई संपत्ति बनाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम लोग कोई गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से शीघ्र वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, उसको हम दूसरे शब्दों में थोड़ा लालच कह लें, थोड़ा लोभ कह लें, या जो भी और दूसरे शब्द उसके लिए हम लोग प्रयोग कर लें, वो जब मनुष्य पर हावी हो जाता है,
तब लगता है कि हम अब लीक से विचलित हो करके भी जो हमको नहीं करना चाहिए या जो करना चाहिए उसके विपरीत में हम लोग काम करते हैं, और उसकी वजह से भ्रष्टाचार जन्म लेता है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं अपनी इस बात को कि भ्रष्टाचार अकेला एक आदमी नहीं कर सकता है, जब तक कई बार हम लोग से मेरा मतलब आम जनता जो अमूमन भ्रष्टाचार के प्रति शिकायत करती है, जिसके शिकायत का भाव रखता है, वो भी भ्रष्टाचार को किसी न किसी दूसरे रूप से अपनी सुविधा के लिए, हम जैसे उदाहरण के तौर पर कह दें कि हमको कहीं किसी एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कहीं एक क्यू में खड़ा होकर के 1 घंटे के बाद हमको एक काम मेरा हो सकता है, वहां पर हम तलाश करते हैं कोई हमसे 5 रुपए ले ले, 10 रुपए ले ले और हमारा काम थोड़ा जल्दी करा दे। तो ये 10 रुपए 5 रुपए हम अपनी सुविधा के लिए देते हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि फिर वो 10 रुपए दे रहा तो अगले वाले से भी ले, वो उसके लिए एक आमदनी बनती है। तो हम अपना श्रम बचाने के लिए, अपनी तकलीफ बचाने के लिए हम पैसा खर्च करना शुरू करते हैं, जो अल्टीमेटली चलते चलते पाने वाले के लिए एक अधिक मतलब कैसे उसकी प्राप्ति का साधन होता है, और फिर उसकी आदत बन जाती है। फिर हम करते हैं, हमारे देखा देखी कोई और करता है, कोई और करता है, और एक तरह से समाज में एक स्थापित व्यवस्था बन जाती है, और फिर इसको पकड़ पाना, कह पाना कोई कानून वानून के सहारे संभव नहीं होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि लोग देखते हैं, समाज में देखा जाता है कि लोग निजी स्तर पर भी भ्रष्टाचार करते हैं और सार्वजनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो ये निजी और सार्वजनिक भ्रष्टाचार में क्या अंतर हो सकता है? देखिए सर, यहाँ पर जो सार्वजनिक भ्रष्टाचार और निजी भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, आप ऐसा समझ लें कि यदि कोई सार्वजनिक पद पर आश्रित, जैसे मान लिया जाए राजनीतिज्ञ या अफसरशाही, वो सार्वजनिक उनका एक है, वो यदि कोई भ्रष्टाचार कुछ अपने नियमों का, उदाहरण के तौर पर किसी को गलत ठेका देना है या कुछ भी इस तरह से करके अपने कंसिडरेशन में उसको करते हैं, तो वो सार्वजनिक पद पर रहते हुए वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सार्वजनिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। निजी भ्रष्टाचार थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, कई बार हालांकि इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान नहीं है, वो भी बात जाकर कभी होती है। कई बार जो निजी क्षेत्र के जो कार्य, हमारे यहाँ जो कार्य का जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उसके अंदर भी कोई भ्रष्टाचार देखा जाता है। कहीं व्यापार में एक दुकान वाला अपने ग्राहक के साथ कुछ कम मिलावट का सामान बेच देना या कम तौल करके सामान दे देना, वो इस तरह वाले वो निजी लेवल पर हो गए। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, जिसमें राजनेता शामिल हैं, जिसमें हमारे अधिकारी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, जो उन पदों पर बैठ करके जो जिसका कंसेक्वेंसेज है, जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया यदि कोई गलत कार्य है तो सार्वजनिक के रूप में माना जाए। और बिल्कुल नियत, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक दुकानदार भी जो गलत कर रहा है, मिलावटी सामान बेच रहा है, तो वो निजी लेवल पर कर रहा है, तो उसको हम लोग उससे हिस्से में डाल सकते हैं। ये बताइए कि विकासशील देश और विकसित देश, 2 देश पूरे विश्व में है। लोगों का ऐसा मानना है कि विकासशील देश में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। क्या इससे आप सहमत हैं? और क्या विकसित देशों में भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या इससे आप सहमत हैं? तो दोनों प्रश्न को मिलाकर आपका उत्तर क्या होगा? सर, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। देखिए, विकसित और विकासशील देश में भ्रष्टाचार का लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था और फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार शून्य हो। एक आपकी जानकारी, सभी हमारे श्रोताओं दर्शकों को भी जानकारी होगी कि दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए, कोई वैसा सिस्टम एंड प्रोसीजर सजेस्ट करने के लिए 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में है। ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसा मैंने बताया। इसका उद्देश्य यह था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाना, लोगों के प्रति भ्रष्टाचार के बुरे परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उसको अवेयर करना। और ये जो अपना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, वो पूरे देश का कंटिन्यूअस सर्वे करके उनकी एक रैंकिंग बनाता है। 100 नंबर में से किसको कितना नंबर मिलना है। यदि 100 में 100 मिला मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और 100 में 0 मिला तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार है।
इसके आधार पर उन्होंने 180 देशों की रैंकिंग की जी। और ग्लोबल एवरेज जो निकल के आया था वो 43 आया था, औसत 43 है। आप अच्छा। ये समझिए, तो इसका तो अर्थ ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। जो हाईएस्ट लेवल की भी यदि बात करें, जैसे अपना देश है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, इन सबों में भ्रष्टाचार का लेवल कम है तो इनका स्कोर ज्यादा है। लेकिन ये पूरी दुनिया में हर जगह है जैसे, और ये कांस्टेंट भी नहीं है कि एक बार लेवल मिल गया तो फिर वही पर है, अगले साल के रिव्यू में घटता भी है। जैसे अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का 2024 वाले ऑब्जर्वेशन में रैंकिंग घटी है, मतलब वहां पर भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ी है। लेकिन डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार का औसत मतलब कम है। भारत के बारे में भी यदि हम लोग जानना चाहें कि भारत कहां पर है, तो 180 देशों में भारत की रैंकिंग 96वां है। अच्छा। मतलब 95 देश ऐसे हैं जो हमसे कम भ्रष्ट हैं, 96वां रैंकिंग है। और भारत का जो स्कोर है वो 38 है, जबकि ग्लोबल एवरेज 43 है। तो विश्व के औसत मानदंड से भी भारत का स्कोर नीचे है। अब हम लोगों को हमेशा दूसरे को कंपेयर करके आनंद लेने में मिलता है, तो हम अपने पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो पाकिस्तान का 135वां स्थान है, भारत से काफी नीचे है। श्रीलंका का 121वां स्थान है। बांग्लादेश का 149वां स्थान है। चाइना का 76वां स्थान है। तो ये हमारे जो आसपास के प्रमुख देश हैं, इनका ग्लोबल जो वो कह सकते हैं जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उसको कहते हैं, जो इसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो किया था उसको हम लोग कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। वो इंडेक्स पर ये स्कोर देते हैं। तो जैसे बताया कि भारत का 38 है, तो 100 में 38 नंबर इनको मिल रहा है। अब इसको वेरियस पैमाने पर डाल करके वो स्कोर देते हैं। तो पहले लोगों को ये पता भी हो कि जो हम काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार है कि नहीं, करप्शन का परसेप्शन क्या है। हम उदाहरण के तौर पर एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग कचहरी में जाइए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने, उदाहरण आम लोगों का, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडीज सेंटिमेंट, क्या होता है, हमको वकील साहब बताते हैं इतने का स्टैम्प पेपर लगेगा, इतने का कोर्ट फी लगेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, इतना और लगेगा, वो और अनक्लासिफाइड होता है। तो हर व्यक्ति वो जानता है कि वो जो और वाला है मेरे रजिस्ट्री का खर्चा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो और अनअकाउंटेड है जो कि नहीं खर्चा होना चाहिए था। अब हमने या समाज के हर व्यक्ति ने मान लिया कि रजिस्ट्री कराने में ये और वाला भी खर्चा होता है, तो हम उसको भ्रष्टाचार मान ही नहीं रहे, हमने उसको अपना खर्चा मान लिया। तो अल्टीमेटली लोग दुनिया में जब जागरूक हो कि जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार वाला एलिमेंट है कि नहीं है, इसको परसेप्शन कितना वहां के समाज में, उसको भी वो इंडेक्स पर मेजर किया जाता है, जिसके आधार पर ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है दुनिया के विभिन्न देशों की रैंकिंग करता है, रेटिंग करता है, और ये कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपके कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार हर जगह है, कहीं अधिक है कहीं कम है। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि विश्व में कौन कौन ऐसे देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार ज्यादा होता है? सर वैसे में देखा जाए बड़े आराम से जिनका भी नाम लेंगे आपको सारे अविकसित देश मिलेंगे। सोमालिया बहुत भ्रष्टाचार है, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, लीबिया, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश हैं जिनका कि वो जो रैंकिंग है 20 या उसके नीचे है। सोमालिया का तो 10 के आसपास का है। तो जैसे ही इन देशों का नाम आता है तो आपको एक अराजक छवि सी आती है, विकास के नाम पर कुछ नहीं, चाहे ड्रग की ट्रैफिकिंग हो, चाहे जो भी इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये सारे के सारे देश, जो आपका पहला प्रश्न था कि क्या विकसित देशों में कम है या नहीं है, विकसित देशों में है लेकिन कम है। ये अविकसित देश हैं, वहां पर इसकी भ्रष्टाचार की मात्रा ज्यादा है। ये बताइए कि भ्रष्टाचार तो हर समाज हर देश में है, तो सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खास करके आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाती है, उठा सकती है? देखिए सर, सरकार को तो जहां तक है कि हर जगह कानून, भ्रष्टाचार निवारक कानून है। हर देशों में जांच एजेंसीज हैं जिनका काम है इसकी जांच करना, और उनको सैद्धांतिक रूप से
निष्पक्ष माना जाता है, वो किसी के सरकार या विपक्ष के दबाव में नहीं, वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते हैं। ये तो सरकार का है। नियम बनाना, नियम का पालन करवाना, मतलब उसको एग्जीक्यूट कराना, ये सरकार कर सकती है। अवेयरनेस क्रिएट करना सरकार कर सकती है। अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब कि जैसे हर कार्यालय की बात यदि करें, कार्यालय का यदि कार्य ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंसी यदि उसमें हो जाए तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाए। पता चलना चाहिए कि हाँ, जैसे मैंने उदाहरण ही कहा कि इसमें फी लगना है, तो फी लिखा रहे ट्रांसपेरेंटली कि इस काम के लिए इतना फी है, डिस्प्लेड हो, उसका सब लोग अनुपालन करें, तो जनता पूछेगी ना कि हाँ भाई, इस काम में तो इतना लगना था, ये और क्या है। तो एक थोड़ी उसमें पारदर्शिता आएगी। कार्य को डिजिटाइज किया जाए, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उससे हो सकता है शुरू से ही बच्चों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए। जो सरकार की ओर की बात कर रहे हैं, हमको जहां तक याद है यूपीएससी का जो एग्जाम होता है आईएएस वालों का, तो उसमें एक मैंडेटरी पेपर होता है, उसमें इथिक का पेपर होता है, एथिक और एप्टीट्यूड वगैरह करके। तो वो इसलिए उसकी परीक्षा ली जाती है, पढ़ाया जाता है कि बच्चों, उनमें जो कैंडिडेट हमारे आईएएस वाले बन के निश्चित रूप से हायर पोस्ट पर जाएंगे, उनके अंदर इथिकल वैल्यूज कम से कम भरे रहे, कुछ जानकारी रहे, भले उस पर अमल करें ना करें, लेकिन उनको मालूम हो कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये तो सरकार की ओर से किया जाने वाला प्रयास है। हर जगह पर तमाम जांच एजेंसीज हैं, कानून ऐसे बने हैं जिसमें कि लोगों को सजा भी मिलती है। जो गैर कानूनी ढंग से कमाई हुई संपत्ति को जब्त भी किया जाने का है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले का, ड्रग ट्रैफिकिंग का, तमाम में अलग अलग बहुत स्ट्रिंजेंट कानून बने हुए हैं। लेकिन वो कानून ही सरकार का प्रयास है। अब उसकी इफिकेसी कितनी है, वो कितना कार्य रूप में सफल हो रहा है, प्रभावी हो रहा है, ये मूल्यांकन करने की बात है। जी। ऐसा नहीं कि जिन देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा है वहां पर भ्रष्टाचार निरोधक कोई कानून नहीं होगा, वहां पर भी होगा, लेकिन उसका अनुपालन कितना सही हो रहा है ये उस पर निर्भर करेगा कि वो इंडेक्स कहाँ पर स्थापित हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, 10 साल 12 साल के पहले की बात है, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में भी कहा जाता है, आप लोगों ने, दर्शकों ने सुना होगा, बैंकों ने लिबोर रिगिंग एक हुआ था। लिबोर रिगिंग, हाँ, लिबोर एक ऐसा बेंचमार्क रेट था जिस पर पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मार्केट का कॉस्ट निर्धारित होता है। उसको निर्धारित करने के लिए जो 10-20 बड़े बैंक मिलकर के करते थे, उसमें मैनिपुलेशन करके लिबोर को रिग किया गया था। तो उसमें कोई एक आदमी नहीं लगा था, और वो बड़े बड़े बैंकों के बड़े बड़े देशों के लोग थे। तो वो भी तो एक भ्रष्टाचार था जो नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये सर्वव्यापी है। जब किसी को, फिर मैं यदि कहूं, यदि जल्दी से शीघ्र अधिक से अधिक कमा सकने की जहां लालसा बढ़ेगी, वहां पर भ्रष्टाचार स्वतः आएगा। उसके लिए वो त्याग वाली बात लानी पड़ेगी कि हमको जो मेरा हक है वो मिले, और लेजिटिमेट तरीके से यदि पैसा, वेल्थ क्रिएशन की बात होगी तो भ्रष्टाचार बहुत कम होगा। ये बताइए कि भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार में मनी लॉन्ड्रिंग की क्या स्थिति है? हम देखते हैं कि अधिकांश लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक ऐसी चीज है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट सबको मालूम है कि एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? लॉन्ड्री शब्द का होता है जहां सफाई होती है, कपड़े होती है। जी। तो जहां पैसे की सफाई हो, कहने का मतलब है कि इलीगल मनी को किसी तरह से लीगल चैनल में डाला जाए। जो गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाया जाएगा वो ब्लैक होगा, जिसको आमतौर पर हम लोग ब्लैक कहते हैं। अब उस ब्लैक पैसे के अपने बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। उस ब्लैक को व्हाइट में कैसे बदलना है, ये जो प्रक्रिया होगी वो मनी लॉन्ड्रिंग है। अब इसके लिए तमाम जो जार्गन्स है, जो इसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजी है, जो मैकेनिज्म है, उसमें आर्टिफिशियल मतलब नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी बना लिया, उसमें कुछ ऐसा व्यापार दिखला दिया, कुछ इसमें प्रॉफिट दिखला, मतलब इस तरह के तमाम जो लेयरिंग उसमें होती है, इनके खाते से उनके खाते में, इस देश से उस देश में, तमाम कुछ तरह से टैक्स हेवन जो कंट्रीज हैं, इस तरह तमाम जितने एवेन्यूज हैं उनको यूज करके नॉन एग्जिस्टिंग बिजनेस को एग्जिस्टिंग दिखला करके उसमें रूट करके उसको चैनल में लाया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और जहां पर भी भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार होगा, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। अदरवाइज उस पैसे का करेंगे क्या? जी। उस पैसे को करने के लिए कहीं ना कहीं चैनल में डालना होगा, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा, ये बताइए कि
भ्रष्टाचार रोकने के लिए, आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? क्या इसमें मीडिया भूमिका अपनी निभा सकती है? मीडिया सर बहुत पावरफुल है। मीडिया में मेरा जो का मानना है, मीडिया चाहे तो पूरे समाज का, पूरे संसार का रुख बदल सकता है, सोच बदल सकता है, पूरा आउटलुक बदल सकता है, ये मैं मानता हूँ। मीडिया इतना शक्तिशाली है। हाँ, मीडिया को भी पहले अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा कोई भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसको भी पहले अपने कार्य पर। मतलब आप मानते हैं कि मीडिया में भी भ्रष्टाचार है? सर, यदि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार है तो मीडिया दुनिया से बाहर तो है नहीं। जी जी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मीडिया को ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना होगा। आप देख लीजिए सर, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा विचारणीय बात, एक थॉट प्रोवोकिंग बात दे रहा हूँ सबको सोचने के लिए। आप देखिए, हमारे जो मानवीय गुण है उनका मोनेटाइजेशन होता है। जैसे मेरे कहने का अभिप्राय है कि मेरे अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट का मोनेटाइजेशन, हमको अच्छी से नौकरी मिलेगी, अच्छा सम्मान मिलेगा। यदि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, मतलब हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इथिकल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, ये भी तो ह्यूमन क्वालिटी है, इसका मोनेटाइजेशन कहाँ है? जी। नहीं है मोनेटाइजेशन। तो मीडिया कम से कम जिसके पास स्ट्रॉन्ग इथिकल और मोरल वैल्यूज है उसको ग्लोरिफिकेशन तो कर सकता है, उसको समाज में प्रधानता तो दिलवा सकता है, यही उसके लिए बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होगा। मीडिया में नकारात्मक आज कहीं कोई एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो उसका ग्लोरिफिकेशन जरूर सुनाई पड़ता है, उसके यहाँ 2000 करोड़ मिल गए, 1000 करोड़ मिल गए, 500 करोड़ मिल गए, उसके बाद मीडिया शांत हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एंड टू एंड, जिस दिन उस किसी के यहाँ रेड पड़ा और 2000 करोड़ रुपए मिले तो अल्टीमेटली उसका हुआ क्या, उसको ट्रैक करके समाज को बताएं, नंबर 1। नंबर 2, जो समाज में ईमानदार हैं, जो मोरल वैल्यूज को लेके जी रहे हैं, जो इथिकल वैल्यूज को लेके जी रहे हैं, उनको भी तो सम्मान दिलाए। कौन दिलाएगा? जी। उनको कौन जानने आएगा? आज किसी के पास पैसा हो जाए तो बिना बताए समाज वाले उसको जानने लगते हैं, लेकिन कोई बहुत विद्वान, बहुत हाई मोरल वैल्यू का, उसको पहचानने वाला कोई नहीं है। तो मीडिया उसको स्थान दिला सकता है, उसकी सक्सेस स्टोरी को प्रकाशित करके लोगों के बीच पहुंचा करके। ये मीडिया के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मीडिया को भी सकारात्मक चीजों को भी लाइमलाइट में लाना होगा और उसको अपना मतलब एक तरह का है कि उसको प्रमोट करना होगा कि हाँ, ये भी चीज संसार में है, समाज में है, जो लोग जी रहे हैं और उनको भी सम्मान से जीने का एक हक है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये मीडिया के अलावा दूसरा, मेरे हिसाब से दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो दर्शकों, आप अभी देख रहे थे आर्थिक भ्रष्टाचार पर श्री एन.के. पांडे जी के विचार को आप सुन रहे थे। आपको बहुत जानकारी मिली होगी। आप हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके पहले आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और आपने दर्शकों को हमारे नई जानकारियां दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ एक बात, यदि मेरी बातों से किसी को भी थोड़ा भी कुछ अहितकर लगा हो, अरुचिकर लगा हो, तो मैं उसमें क्षमा चाहूंगा, क्योंकि एक मुद्दा ऐसा है जो कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और कोई ना कोई, किसी न किसी को कभी कभी कोई बात बुरी लग सकती है, तो उसके लिए मैं जरूर क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।